चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस को जो है ना वो डिस्कस करना है। और हाइपोथैलेमस के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों का जो रिमेनिंग काम था वो मैं आप लोगों को स्पेशली जो फर्स्ट एड की बुक है उससे जो स्लीप के अंदर इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल चीज़ें आती हैं वो कवर करवा दूंगा। तो अच्छे से आप लोगों ने इस टॉपिक को समझना है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे आप लोगों ने नेक्स्ट डिसऑर्डर्स करने हैं, तो कोशिश करनी है कि जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाए उनको अच्छे से सुनना है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके पास हाइपोथैलेमस को, कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे इसकी करेंगे डेफिनेशन। ठीक है, कि अगर इससे आपको डिफाइन करने के बारे में पूछा जाता है तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। फिर सेकंड नंबर पे हम लोग इसकी बात करेंगे लोकेशन की, कि भाई ये ब्रेन के अंदर कहाँ पे होता है। एक चीज याद रखिएगा, न्यूरो एनाटॉमी के अंदर जो भी चीज आप पढ़ो ना, एटलीस्ट आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये ब्रेन में कहाँ पे है। तो ये अगर पता होगा तो फिर आप लोगों के लिए जो है ना वो चीजें थोड़ी जो है ना वो आसान होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने ब्रेन स्टेम को ड्रा करता हूँ, ठीक है। दिस इज द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के अंदर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, क्या क्या होता है, अब आप लोगों ने मुझे बताते जाना है। ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं जरा। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड है, देन आपका थर्ड आएगा और फोर्थ नंबर पे क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास आता है मिड ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आएगा मिड ब्रेन। सेकंड नंबर पे क्या आता है, जल्दी से बताएं। सेकंड नंबर पे आपका आएगा पोन्स, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपके पास क्या आता है, मेडेला, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आता है स्पाइनल कोड, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे बैक साइड पे क्या पड़ा होता है आपका, दिस इज दी दिस इज दी सेरिबेलम, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखने, ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी करवा दी। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है हाइपोथैलेमस को। तो देखिए ये जो आपका बेसिकली मिड ब्रेन होता है ना, मिड ब्रेन के ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर एक ग्रे मैटर का जो है ना वो कह लो कि स्ट्रक्चर पड़ा होता है। आपके ब्रेन के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर, लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर, ग्रे मैटर के दो न्यूक्लियस होते हैं जो आपके पास इस मिड ब्रेन के ऊपर बैठे होते हैं। और आपके जो बेसिकली ब्रेन का डीप पार्ट होता है, ठीक है, जो डायनसेफ्लॉन के अंदर आता है, उसमें आप लोग इसको जो है ना वो कंसीडर करते होते हो। तो उस बेसिकली एग लाइक, ठीक है, जिस तरह से अंडा होता है ना, एग लाइक आपके पास यहाँ पे दो ग्रे मैसेज के न्यूक्लियस पड़े होंगे। इनको क्या बोलते होते हैं, बेसिकली दीज आर कॉल्ड थैलेमस। ये आपने याद रखना है। तो ये बेसिकली आपके पास था थैलेमस के बारे में। अब हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस का। तो आप लोगों ने याद क्या रखना है कि ये जो आपका थैलेमस होता है, थैलेमस के इंफीरियर साइड पे और जो आपके पास इंटीरियर साइड आती है, मतलब अगर आप फ्रंट से देखो तो वो इंटीरियर है। और आपके, अगर आप उसको सामने से देखते हो, ठीक है, फ्रंट फ्रंट मीन्स सामने, तो वो आपका इंटीरियर आएगा। लेकिन अगर आप उसको साइड से देखोगे तो आपको हाइपोथैलेमस के नीचे इंफीरियर साइड पे मिलेगा। तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, आपका हाइपोथैलेमस है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहाँ पे है, ये बेसिकली कहाँ पे होता है, तो सिंपल याद रखो कि आपका जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के ऊपर, और आपका जो कोर्टेक्स है, ठीक है, उसके डीप साइड पे आपके पास दो न्यूक्लियस की जो है ना वो आपके पास स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं ग्रे मैटर की, जिसको आप लोग थैलमस बोलते होते हो। और हाइपो का मतलब होता है नीचे, जो थैलमस के नीचे चीज होगी आप उसको बोलोगे हाइपोथैलेमस। तो इसकी लोकेशन क्या होगा, इट इज लोकेटेड बिलो दी थैलमस। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। अब ये हाइपोथैलेमस होता क्या है, थैलमस तो हमने पढ़ लिया कि इट इज दी ग्रे मैटर स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ना, ये भी आपका क्या होता है, ग्रे मैटर स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हर बच्चे को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज ग्रे मैटर, व्हाट इज व्हाइट मैटर। तो देखिए जी, ये आपके पास क्या है, एक मेरे पास लेट्स सपोज सेल बॉडी है। दिस इज दी सेल बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद ये क्या होगा, आपका एक्सोन होगा, एक्सोन के बाद टर्मिनल होगा। तो ये जो बेसिकली आपके पास सेल बॉडी है ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसको हम लोग जस्ट इतनी चीज को बोलते होते हैं ग्रे मैटर। और ये जो आपका एक्सोन है, ठीक है, इसको बेसिकली बोलते होते हैं व्हाइट मैटर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज ग्रे मैटर, तो आपने क्या याद रखना है, collection of neuronal cell bodies, collection of neuronal cell bodies inside the central nervous system, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। अच्छा, फिर उसके बाद
कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते होते हैं व्हाइट मैटर। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या है, ये बेसिकली ग्रे मैटर स्ट्रक्चर है। मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, जिनको हम लोगों ने आगे पढ़ने, क्योंकि ये आपके पास क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होगा। वो न्यूक्लियस फिर आपके पास क्या करेगा, डिफरेंट तरह के हार्मोन सेक्रेट करेगा, जिनके हम लोगों ने फंक्शन पढ़ने हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। तो ये हर बच्चे को जो है ना वो चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और मैं डायग्राम ड्रा करूंगा, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, कि लेट्स सपोज ये आपका जो है ना वो सेरिब्रल कोर्टेक्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, सेरिब्रल कोर्टेक्स। और यहाँ पे नीचे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ये आपका क्या है जी, आपका ब्रेन स्टेम है, ठीक है। दिस इज द ब्रेन स्टेम। और यहाँ पे बैक साइड पे आपका सेरिबेलम पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या, मैंने आप लोगों को क्या चीज पढ़ाई है, कि बेसिकली आपका ये जो सेरिब्रल कोर्टेक्स का नीचे वाला ये फ्लोर होता है, ठीक है। ये आपका क्या, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, दैट इज द फ्लोर, ठीक है। ये आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स का फ्लोर है। इसके ऊपर आपके यहाँ पे क्या पड़ा होता है, दोनों साइडों पे एग लाइक स्ट्रक्चर पड़ी होती है। जस्ट मैं यहाँ पे एक ड्रा कर रहा हूँ, बट ये दोनों साइडों पे होता है। तो दिस इज द एग लाइक स्ट्रक्चर। इस एग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास थैलेमस है, थैलेमस की देखो ये आपकी इंटीरियर साइड है, और ये आपकी क्या है, इंफीरियर साइड है। तो इंटीरियर और इंफीरियर, यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ना वो प्रेजेंट होता है। तो मतलब ये वाला जो एरिया है ना, दैट इज फॉर हाइपोथैलेमस, ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सब थैलेमस क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आपका थैलेमस है, इसके नीचे यहाँ पे ग्रे मैटर स्ट्रक्चर पड़ी होती है, जिसको सब थैलेमस बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंटीरियर और इंफीरियर क्या चीज होगी, तो वो आपका हाइपोथैलेमस है। अगर सिर्फ बात की जाए इंफीरियर की, तो आपका सब थैलेमस होता है। फिर इसी तरह आपका थैलेमस के पीछे एक छोटा सा यहाँ पे ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है। आप लोगों में से कोई बताएगा इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं, शाबाश। हाइपोथैलेमस की बैक साइड पे यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंडुलर स्वेलिंग होती है, उसको बोलते होते हैं पाइनियल ग्लैंड। ये आपने याद रखना है। पाइनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलोटोनिन बनाता है। ये आपको इसमें जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के साथ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये आपके पास क्या है जी, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आपका लेट्स सपोज ये सब थैलेमस है, दिस इज दी सब थैलेमस। इसके ऊपर क्या पड़ा होगा, ये आपके पास थैलेमस आएगा। थैलेमस की बैक साइड पे क्या आएगा, आपका पाइनियल ग्लैंड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये किस चीज का होगा, दिस इज फॉर हाइपोथैलेमस। ये आपने याद रखना है। अब ये मैं एनाटॉमी इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एनाटॉमी पता होगी तो आगे चीजें समझ आनी है, वरना ये आपकी बुक में उन्होंने सारी चीजें नहीं लिखी हुई। तो देखो ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस के नीचे अगर आप देखोगे, तो इस तरह से ये एक, मतलब जिस तरह फन्नल शेप होता है ना, फन्नल शेप आपके पास एक स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इस फन्नल शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते होते हैं, तो आप लोग क्या पिक करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर साइनेरियम। इसको बोलते हैं ट्यूबर साइनेरियम। ट्यूबर साइनेरियम क्या है, बेसिकली इट इज द फन्नल लाइक या फन्नल शेप स्ट्रक्चर, जो आपके हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पे पड़ी होती है, दिस इज दी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो फन्नल शेप स्ट्रक्चर है, ये नीचे जाके बिल्कुल आपस में क्लोज हो गई है, मतलब आपस में जाके मिल रही है। तो इस पार्ट को बोलते होते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना, दिस इज द इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के नीचे यहाँ पे दो स्वेलिंग पड़ी होती है, ठीक है। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो अगर आप लोगों से हाइपोथैलेमस के बारे में पूछा जाए ना, इतनी एनाटॉमी याद रख लो, आगे एफसीपीएस दो, एंगली दो, यूएसएमएल दो, मसला नहीं बनेगा। तो ये बेसिक एनाटॉमी हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये आपका हाइपोथैलेमस है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अगेन एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जो है ना वो हाइपोथैलेमस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेक्शंस होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक चीजें रिपीट करूंगा पहले, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर आप लोगों से एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज पूछा जाए कि आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये किसका पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस किसका कंपोनेंट है, टीलन सेफ्लॉन, डायन सेफ्लॉन, या आपका आगे आप लोगों ने पढ़ा था मीटन, माइलन सेफ्लॉन। तो हाइपोथैलेमस किसका कंपोनेंट है, ये आपका डायन सेफ्लॉन का कंपोनेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज हाइपोथैलेमस,
बेसिकली इट इज द कंपोनेंट ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन क्या है? ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्स का, कह लो कि एक ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास ग्रे मैटर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मिलके डायनसेफ्लॉन बनाती हैं। और डायनसेफ्लॉन में क्या क्या पढ़ाया था? एक आपका थैलेमस आता है, फिर उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर आपका सब थैलेमस आता है, फिर उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर हाइपोथैलेमस आता है। ये तीन स्ट्रक्चर्स हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछो जी व्हाट इज डायनसेफ्लॉन, तो सिंपल बताओ कि ये बेसिकली आपका जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है ना, सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर डीपली कुछ ग्रे मैटर स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं, उनको कलेक्टिवली आप डायनसेफ्लॉन बोलते हो। अब वो ग्रे मैटर स्ट्रक्चर कौन सी है? थैलेमस है, सब थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। अगर आपसे बारी बारी अलहदा पूछो जी व्हाट इज थैलेमस, तो आप सिंपल याद रखो दीज आर द एग लाइक स्ट्रक्चर्स which are the component of diencephalon and they are present deeply inside the brain। ये आपने याद रखना है। बाकी इसके फंक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर कल पढ़ेंगे। आज हम लोग स्पेशली जो है ना वो हाइपोथैलेमस को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो चीजें याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा डायग्राम जो है वो ड्रा करूंगा, जिस तरह से आप लोगों को पीछे ड्रा करके बताइए। अब आप लोगों ने मेरे साथ जो है ना वो पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, तो आप लोगों ने मुझे बताना है ये क्या चीज है। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ ये क्या चीज है? ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ इसको क्या बोलते होते हैं? ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है, जस्ट आप लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। दिस इज दी ट्यूबर साइनेरियम, दिस इज दी ट्यूबर साइनेरियम। उसके बाद नीचे ये वाली क्या चीज है? दिस इज दी इनफंडिबुलम। ठीक है, दिस इज दी इनफंडिबुलम। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस के नीचे क्या पड़ा होता है? आपका इंटीरियर पिट्यूटरी पड़ा होता है। और ये वाली क्या चीज है? ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका बेसिकली यहाँ पे हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो फ्लोर है ना, यहाँ पे एक और इस तरह से स्वेलिंग पड़ी होती है। ठीक है, इस तरह से एक और स्वेलिंग पड़ी होती है। इस स्वेलिंग को बोलते होते हैं मेमिलरी बॉडी। ये आपने प्लीज याद रखना है। व्हाट इज मेमिलरी बॉडी? सिंपल याद रखो कि हाइपोथैलेमस के नीचे आपके पास ये एक छोटी सी स्वेलिंग होती है जिसको मेमिलरी बॉडी बोलते हैं। और इसका फंक्शन होता है आपकी मेमोरी को जो है ना वो बेसिकली एपिसोडिक जो आपकी मेमोरी होती है ना उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करती है। तो अगर किसी बंदे को ये मेमोरी बॉडी का डैमेज हो जाए तो उसको एपिसोडिक मेमोरी लॉस हो जाता है। ये आपने याद रखना है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं किसी बंदे के सामने एक स्मेल मतलब जो है ना वो सामने करता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि यार आप याद करो कभी इस तरह की स्मेल आपने सूंघी थी? वो कहेगा हाँ यार ये मैंने खुद लगाई हुई है परफ्यूम, या मैंने ये कहीं ना कहीं स्मेल की है। तो वो बेसिकली जो एपिसोडिक मेमोरी है चीज के लिहाज से, स्मेल के लिहाज से, वो इसका काम होता है, मेमोरी बॉडी का काम होता है। ये आपको इसमें जो है ना वो पता होना चाहिए। अब हम बार यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपका जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास कितने जो है ना वो जोन है। ठीक है, जोन के बाद फिर हम लोग जो है ना वो न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। तो जिस सीक्वेंस के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों ने उसी तरह याद रखना है। तो पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस के अंदर जो है ना वो 4 जोन्स होते हैं। ठीक है, हर जोन के अंदर आगे डिफरेंट न्यूक्लियस होंगे। तो देखो, सबसे पहला लेट्स सपोज ये आपका फर्स्ट जोन है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है दिस इज दी सेकेंड जोन। ठीक है, उसके बाद दिस इज दी थर्ड जोन, और उसके बाद ये आपका फोर्थ जोन आता है। ये बेसिकली 4 जोन है। ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस को इन 4 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये जो आपका फर्स्ट जोन है इसको बोलते हैं प्री ऑप्टिक जोन, प्री ऑप्टिक जोन। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे जोन है इसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक जोन। ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक जोन। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है इसको बोलते हैं ट्यूबरल, ट्यूबरल जोन। ठीक है, ट्यूबरल जोन ये आपने याद रखने हैं, यहाँ पे ट्यूबरल जोन। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं मेमोरी जोन। ठीक है, ये 4 जोन्स बेसिकली आप लोग अगर जो आपकी न्यूरो एनाटॉमी की बुक है ना अगर आप उसको भी रीड करेंगे तो उसमें भी ये चीजें लिखी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे चीजें कंसाइज करके बता रहा हूँ, एटलीस्ट जो आप लोगों ने अपने एग्जाम्स के लिए याद रखनी। ये बेसिकली 4 जोन्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये प्री ऑप्टिक जोन, इसको प्री ऑप्टिक क्यों? प्री का मतलब होता है जो एक चीज से पहले आए। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपकी ये 2 आईज है। ठीक है, ये 2 आईज है। आईज के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपकी ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व आपकी सेंसेशन लेके यहाँ से क्रॉस करती है। तो जब आप ऑप्टिक नर्व आपकी पीछे आपके टुवर्ड द ब्रेन जाती है, तो जहाँ पे वो क्रॉस करती है ना एक दूसरे को, इसको बोलते होते हैं ऑप्टिक क्याज्मेटा। तो ये जो क्रॉसिंग होती है ना ऑप्टिक नर्व फाइबर की,
इसको ऑप्टिक क्याज्मेटा बोलते होते हैं। इस क्रॉसिंग के सामने आपका ये जोन पड़ा होता है जिसको प्री ऑप्टिक जोन बोलते होते हैं। ये आपने इसमें पॉइंट याद रखने हैं। तो ये आप लोगों को इसके अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है ना वो कुछ न्यूक्लियस के नाम बताऊंगा जो आप लोगों ने याद रखने हैं हर पार्ट के अंदर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास जो फोर्थ जोन है, इसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों ने याद रखना है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा मेमलरी न्यूक्लियस, ये आप लोगों ने याद रखना है, मेमलरी न्यूक्लियस। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड जोन है, थर्ड जोन के अंदर हर बच्चे को पता होना चाहिए वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस होता है। फिर इसी तरह आपका डोर्सल मेडियल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है आर्कुएट न्यूक्लियस, ARC इसको बोलते हैं, आर्कुएट न्यूक्लियस। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड जोन है, सेकंड जोन के अंदर आपका पहला होता है इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। देखो, आपके हाइपोथैलेमस के अंदर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियस होते हैं। इंटीरियर आपका सेकंड जोन में, पोस्टीरियर आपका फोर्थ जोन में, ये आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपका आता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। फिर उसके बाद आपका आता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। फिर आपका आता है सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस। ये हर बच्चे को जो है ना वो चीजें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पड़ा होता है मीडियल, ठीक है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने हैं, मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये सारे न्यूक्लियस के नाम अगर आपको पते हैं तो फिर आगे सारी फिजियोलॉजी समझ आएगी। अगर ये न्यूक्लियस का डैमेज हो जाए तो फिर आगे डिजीज आती है। तो डेट्स वाई आप लोगों ने इन न्यूक्लियस को लाजमी याद रखना है, जो जो न्यूक्लियस आप लोगों को पढ़ा दिए कि मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस फर्स्ट जोन में आएगा। फिर उसके बाद इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। फिर उसके बाद आपका पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस। देन उसके बाद डोर्सल वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस, और उसके बाद आर्कुएट न्यूक्लियस। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है आपका मेमलरी न्यूक्लियस। ये हर बच्चे को जो है ना वो पता होने चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा हाइपोथैलेमस की डेफिनेशन क्या है। अब मुझे आप लोगों ने साथ साथ बताते जाना है, डेफिनेशन हर बच्चे को क्लियर है। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस क्या होता है सब लोगों को क्लियर है। सिंपल, इट इज दी ग्रे मैटर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन दी या विच इज कंपोनेंट ऑफ डायनसेफ्लॉन। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी बताई लोकेशन। लोकेशन आप हर बच्चे को समझ आ गई है कि हाइपोथैलेमस ब्रेन में कहाँ पे पड़ा होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया इसके जो जोन्स होते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस के जोन, और हर जोन के अंदर जो न्यूक्लियस आता है, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे आपके पास फोर्थ नंबर पे इसके फंक्शन, ठीक है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या है। देखो, हम लोग आगे हर न्यूक्लियस के फंक्शन को बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों से बंदा कोई वैसे पूछता है कि यार हाइपोथैलेमस के फंक्शन बताओ, आप उसको लंबी चौड़ी बातें ना बताओ, उसको सिंपल ये ट्राइंगल बता दो, इस ट्राइंगल के तीन जो कोने हैं उसके फंक्शन बता दो कि इसका फंक्शन होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हेल्प करना, इसका काम होता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हेल्प करना, मतलब डिफरेंट तरह के हार्मोन्स बनाना, और इसका काम होता है लिम्बिक सिस्टम की जो है ना वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर हेल्प करना। अब हर एक को आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, लिम्बिक सिस्टम फंक्शन क्या है। बट एटलीस्ट आपको पहले ये जरूर जो है ना वो पता होना चाहिए, ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका ये जो यहाँ पे एंडोक्राइन फंक्शन आता है, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द लिम्बिक सिस्टम ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपका जो एंडोक्राइन फंक्शन आता है, ठीक है, जो आपके हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन फंक्शन। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मेरे साथ जो है ना वो पार्टिसिपेट करना है। तो बताइए जी, ये जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, शाबाश। जो फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? अगर आपके सामने इस तरह की स्ट्रक्चर है तो एटलीस्ट अब आप लोगों को पता होना चाहिए वो आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है, दिस इज द इंटीरियर पिट्यूटरी, है दिस इज द थर्ड नंबर पे
पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने याद क्या रखना है, अब बेसिकली आपका जो हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर यहाँ पे जो न्यूरॉन होते हैं उसकी यहाँ पे सेल बॉडी पड़ी हुई है, और न्यूरॉन की सेल बॉडी के बाद उसके एक्सोन्स आते हैं। अब ये जो एक्सोन्स है ना, ये इस तरह ट्रेवल करके जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल करके जा रहे हैं आगे टुवर्ड दी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि आपका स्पेशली ये जो हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, इसके दरमियान यहाँ पे आपकी जो है ना वो ब्लड वेसल पड़ी होती है, एक सर्कुलेशन होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, या सिंपल याद रखो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सर्कुलेशन, ठीक है। हाइपोथैलेमिक या हाइपोफिजियल पिट्यूटरी सर्कुलेशन, हाइपोथैलेमिक भी बोल सकते हो या हाइपोफिजियल पिट्यूटरी सर्कुलेशन इसको बोलते होते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका यहाँ पे जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे बेसिकली उसकी सेल बॉडी होगी। सेल बॉडी के बाद उसका क्या होगा, एक्सोन होगा। ये एक्सोन क्या करेगा, यहाँ से आपके पास कुछ हार्मोन बनाएगा, वो हार्मोन बन के जाएगा सर्कुलेशन के अंदर, फिर वो सर्कुलेशन के थ्रू आपके जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ये आपने याद रखना है। अब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ना, इसके अंदर 5 न्यूक्लियस पड़े होते हैं, 1 2 3 4 5। हर बच्चे को इन 5 का पता होना चाहिए। ये 5 न्यूक्लियस कौन से हैं, देखो सबसे पहले वाला ये आपका आएगा, ये वो न्यूक्लियस है जिसका काम है GnRH को जो है ना वो पकड़ के, मतलब क्या बनाना, FSH और LH बनाना। मतलब ये है कि ये जो आपका मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना, ये क्या करेगा, ये आपका GnRH बनाएगा। ये GnRH यहाँ से ट्रेवल करता करता आपके ब्लड के थ्रू आके इस न्यूक्लियस के ऊपर काम करेगा। इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुनेडोट्रोफ, मतलब इस सेल को बोलेंगे गुनेडोट्रोफ। तो ये जो GnRH है, ये आके गुनेडोट्रोफ के ऊपर काम करेगा। जब ये इसके ऊपर काम करेगा तो आपका FSH और LH बनेगा, ठीक है। फिर इसी तरह क्या होता है, स्पेशली आपके पास ये जो आर्कुएट न्यूक्लियस है, ये आर्कुएट न्यूक्लियस क्या करता है, आपके पास डिफरेंट तरह के सिग्नल बनाएगा, ठीक है, डिफरेंट तरह के रिलीजिंग फैक्टर बनाएगा। वो आके क्या करेंगे, इन चारों जो है ना वो सेल्स के ऊपर काम करेंगे। अब ये 4 सेल्स कौन कौन से हैं, देखो ये सेल है जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रोफ। मैंने आप लोगों को पढ़ाया एंडोक्राइन के अंदर कि सोमैटोट्रोफ वो सेल है जिसका काम है ग्रोथ हार्मोन बनाना, ठीक है। तो ये जो आर्कुएट न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये बन के आएगा आपके आर्कुएट न्यूक्लियस से टुवर्ड द इंटीरियर पिट्यूटरी, किसके पास, स्मेटोट्रोफ के पास, ठीक है। तो स्मेटोट्रोफ के पास जब आपका ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, तो स्मेटोट्रोफ को स्टिमुलेट करेगा तो ग्रोथ हार्मोन बनेगा। फिर ये ग्रोथ हार्मोन आपके ब्लड में जाके आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन करेगा। फिर इसी तरह जो आपका दूसरा सेल है, इस सेल को बोलते हैं थायरोट्रोप। थायरोट्रोप का मतलब है वो सेल जिसने T3 T4 बनाना है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने पढ़ा है ना कि बेसिकली जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है उसके ऊपर TSH आके काम करता है, TSH काम करेगा तो T3 T4 बनेगा। तो ये जो आपका कोटी ये जो आर्कुएट न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, जो दूसरा सिग्नल उसको बोलते हैं TRH। ये TRH आपका आर्कुएट न्यूक्लियस से बन के आएगा और आके इस थायरोट्रोप को स्टिमुलेट करेगा। जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या रिलीज होगा, TSH। ये TSH जाएगा आपके थायराइड ग्लैंड के पास और आपका T3 T4 बनेगा। ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आपका ये जो थर्ड न्यूक्लियस है, थर्ड न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, बेसिकली आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है, इसको बोलते हैं कोर्टिकोट्रोफ, ठीक है। तो आपका जो आर्कुएट न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, आपका ए सी जो ये सॉरी जो CRH होता है, CRH कोर्टिकोट्रोफ रिलीजिंग हार्मोन, ये CRH बनाएगा, ये आके इस कोर्टिकोट्रोफ के ऊपर काम करेगा। जब इसके ऊपर काम करेगा तो आपका ACTH बनेगा। ये ACTH क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल बनाएगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जो है वो ये फोर्थ सेल जो ड्रा किया है, इसका काम होता है प्रोलेक्टिन बनाना। अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। जो प्रोलेक्टिन है ना, ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से जो प्रोलेक्टिन होता है ना, इसको कम करने के लिए एक सिग्नल आता है, उसको बोलते हैं प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन।
या उसका दूसरा नाम है डोपामीन। तो डोपामीन आएगा आपके हाइपोथैलेमस से, किसके, आर्किड न्यूक्लियस से। वो क्या करेगा, आके इस सेल को जो है ना वो इनहिबिट करता होता है कि इसने प्रोलैक्टिन नहीं बनाना। देखो बाकी सारे स्टिमुलेटरी सिग्नल है, बट ये इनहिबिटरी सिग्नल आ रहा है फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, जो आके क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन को कम करते हैं। ये आप लोगों ने इसमें याद रखने हैं। ये आप लोगों को मैंने आर्किड न्यूक्लियस का फंक्शन बताया। फिर उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, ये तो सारे हो गए आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के। देखो इंटीरियर पिट्यूटरी से आपके हार्मोन बनते हैं, ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है और इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाता है। लेकिन आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना, ये हार्मोन स्टोर करता है, ये बनाता नहीं है। मतलब आपका जो हाइपोथैलेमस है, आप लोग इस नमोनिक को याद रख लें, सैड पोक्स, ठीक है। एस का मतलब होगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये क्या करता है, एडीएच बनाता है, एडी। तो आपका यहाँ पे जो बेसिकली न्यूरॉन की सेल बॉडी होगी, ये सेल बॉडी से क्या बनेगा, आपका एडीएच बनेगा। और एडीएच डायरेक्टली आपका यहाँ पे आके आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है, पी से बनता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये उसकी सेल बॉडी है। तो ओएक्स का मतलब होगा ऑक्सीटोसिन। तो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या करेगा, आपका ऑक्सीटोसिन बनाएगा, और वो आके यहाँ पे जो है ना वो स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बेसिकली हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान ये जो रास्ता होता है ना, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्कुलेशन नहीं होती, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान कोई सर्कुलेशन नहीं है। हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान सर्कुलेशन होती है, जिसको बेसिकली आप लोग पोर्टल सर्कुलेशन बोलते होते हो, ठीक है, या हाइपोथैलेमिक या हाइपोफिजियल पोर्टल उसको सर्कुलेशन बोलते हैं। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। तो अभी तक मैंने जो न्यूक्लियस आप लोगों को पढ़ाए हैं, कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, उसके बाद आर्क्वेड न्यूक्लियस, ये सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं शाबाश यार, जल्दी से बताएं। ये सब लोगों को क्लियर है? जितना पढ़ाया बस उतना आप लोगों ने बताना है। अभी आगे चीजें इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। एमपीओ का होता है मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। अच्छा अब देखो, फिर इसी तरह ये आपके हाइपोथैलेमस की इंटीरियर साइड है, मतलब ये वाली, और ये आपके हाइपोथैलेमस की पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। अब ये जो हाइपोथैलेमस की इंटीरियर साइड है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस पड़ा होता है जिसको बोलते हैं इंटीरियर न्यूक्लियस। ये हाइपोथैलेमस की पोस्टीरियर साइड है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस पड़ा होगा जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर न्यूक्लियस। अब आप लोगों ने याद क्या रखना है, कि ये जो आपका इंटीरियर न्यूक्लियस होता है ना, ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करता है। ये जो आपका पोस्टीरियर होता है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये आपने याद रखना है। तो ये आपको बताना चाहिए, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है ना, जो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है, तो वो इट इज बिकॉज ऑफ सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आपकी बॉडी कूलिंग कंडीशन में जाती है, तो वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये आपको इसके अंदर जो है ना वो सारे पॉइंट पता होने चाहिए। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, मैं जरा इसको ना चार्जिंग लगा लूँ आईपैड को। यहाँ तक आप लोग अच्छे से जो है ना वो माइंड में रिवाइज करें और बताएं मुझे अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो। अच्छा, सब लोगों की तरफ वॉइस ठीक आ रही है ना? किसी की तरफ कोई वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ न्यूक्लियस के बारे में बताया। कौन कौन से न्यूक्लियस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं? एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया बेसिकली आपका जो इंटीरियर न्यूक्लियस है। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया जो आर्कुएट न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जो आपका सैड, बेसिकली ये एस सी डी और उसके बाद पोक्स का बनता है, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो न्यूक्लियस आता है, आप लोगों ने यहाँ पे याद रखने हैं, वो बेसिकली आपका न्यूक्लियस आएगा लेटरल न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब ये है कि जो हाइपोथैलेमस की लेटरल साइड पे होगा उसको लेटरल न्यूक्लियस बोलेंगे। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, जो आपका लेटरल न्यूक्लियस होता है, ये बेसिकली आपका हंगर के अंदर पार्टिसिपेट करता है। मतलब ये है कि जब आपको भूख लगती है ना, तो आपको वो जो भूख लगती है, वो जो फीलिंग आती है कि यार मैंने खाना खाना है, वो बेसिकली ये न्यूक्लियस करवाता है।
अगर ये न्यूक्लियस का डैमेज हो जाए तो आपको कभी भी भूख नहीं लगेगी। ठीक है, और अगर आपको कभी भी भूख नहीं लगी तो क्या होगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपको भूख फील ही नहीं होगी, आपका वेट गेन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग आगे इंशाल्लाह पैथो में ये डिजीज पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट अभी इतना बेसिक याद रखो। फिर इसी तरह एक और न्यूक्लियस है जिसको बोलते हैं वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए ये सारे न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का क्या काम होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर स्टाइटी की फीलिंग लेके आते हैं। अब देखो, जब आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसपे आपको फील होता है कि यार अब मेरी बस हो गई है। तो वो जो सेंसेशन आई है स्टाइटी की, वो इस न्यूक्लियस का काम होता है। ये आपने याद रखना है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर लेट्स सपोज, सॉरी जस्ट 1 मिनट, अगर आपकी बॉडी के अंदर इस वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का डैमेज होता है, तो मुझे ये बताओ कि आप खाना ज्यादा खाओगे या कम खाओगे। अगर इस न्यूक्लियस का डैमेज हो जाता है, आप खाना ज्यादा खाओगे या कम खाओगे। आप खाना खाते ही रहोगे, आप क्या हो जाओगे, ओबीज हो जाओगे। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये जो लेटरल न्यूक्लियस है इसका काम है हंगर को बनाना, मतलब हंगरी जो है ना वो फीलिंग लेके आना। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का काम है स्टार्टिंग को करवाना। अब इनके ऊपर कोई ना कोई हार्मोन तो आगे काम करता होगा ना, जो इसको बताता होगा। तो देखो, आप लोगों ने दो हार्मोन याद रखने हैं, एक है लेप्टिन हार्मोन और एक आपका हार्मोन आता है गेरलीन। ठीक है, GHERLIN, घैरलीन। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने हैं। अब आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए ना, कि ये जो लेप्टिन है ये आपके फैट सेल से बनता है। ठीक है, तो फैट सेल से ये बनता है। ये जो लेप्टिन होता है ना, ये बेसिकली आपका जो स्टाइटी सेंटर होता है ना उसको स्टिमुलेट करते हैं। मतलब ये कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है जिसकी वजह से आप ज्यादा खाते नहीं हो। ये आपने याद रखना है। फिर इसी तरह इंसुलिन, जो इंसुलिन है वो भी आपकी स्टाइटी को ज्यादा करता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो घैरलीन है, ये वो हार्मोन है जो आपको हंगरी फील कराएगा, और ये आपके स्टमक से, मतलब आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है ना वहां से बनता है। ये आपको इसके बारे में जो है ना वो पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने सारी चीजें इसके अंदर जो है ना वो याद रखनी है। तो ये बेसिकली जो है ना वो हाइपोथैलेमस के अंदर था। अब यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट डिजीज के लिहाज से पॉइंट आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए। देखिए, मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है इसका काम होता है GnRH बनाना। जब आपकी बॉडी के अंदर ये GnRH नहीं बनता, मतलब लेट्स सपोज अगर आपके पास एक डिजीज है, उस डिजीज के अंदर आपके इस न्यूक्लियस का डैमेज हो जाता है, न्यूक्लियस के डैमेज होने की वजह से आपका GnRH नहीं बनता, तो आपका FSH और LH नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी। लेकिन बाज दफा क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली आपकी बॉडी के अंदर ये जो मीडियन प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, इसके पास ही, मतलब इस न्यूक्लियस के पास ही आपका एक सेंटर होता है ओल्फेक्शन वाला, मतलब आपकी स्मेल सेंटर होता है। तो बाज दफा क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये जो ओल्फैक्टरी सेंटर है ये भी खराब हो जाता है, और आपका मीडियन प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, बंदे को एक डिजीज आती है जिसको बोलते हैं कार्लमैन सिंड्रोम। तो कार्लमैन सिंड्रोम क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, स्पेशली ये जो आपके GnRH न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये आपका माइग्रेट करके स्पेशली आपका जो ओल्फैक्टरी कह लो कि सेंटर होते हैं ना, वो नहीं बना पाते। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपल, सबसे पहले ओल्फैक्टरी सेंटर का काम क्या है, इसका काम है स्मेल, मतलब आपका जो है ना वो ये सेंस करते हैं। अच्छा, ये कैसे बनता है, ये तब बनता है जब आपके GnRH जो मतलब प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है ना, जब वो माइग्रेट करेंगे, जब वो मूव करेंगे, तो आपका ये अल्फैक्टरी जो है ना वो पिट या अल्फैक्टरी जो है ना वो आप कह सकते हो सेंटर बनता है। लेकिन बाज दफा क्या होता है, ये GnRH वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं ये माइग्रेट नहीं करते, ये मूव नहीं करते, मूव नहीं करेंगे, तो आपका उल्फैक्टरी जो पिट है, उल्फैक्टरी जो सेंटर है वो नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको स्मेल के अंदर भी प्रॉब्लम होगी। तो उसको बोलते हैं कार्लमैन सिंड्रोम। और ये मुझे USMLE लिस्ट 1 के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक पेशेंट है उसको स्मेलिंग के अंदर मसला है, वो आपको इनफर्टिलिटी की भी कंप्लेन कर रहे हैं, तो बताएं जिसको कौन सा सिंड्रोम है, या उसको ब्रेन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये डायनसेफ्लोन के अंदर प्रॉब्लम है। ये आपने इसमें याद रखना है। तो ये आपको जो है ना वो इसमें चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जो आपका सैड पोक्स वाला काम था। ठीक है, सैड पोक्स, एस का मतलब था सुप्रा ऑप्टिक, इसका काम है ADH बनाना। अब अगर इस न्यूक्लियस का डैमेज होता है तो ADH नहीं बनेगा, ADH नहीं बनेगा तो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखने।
तो ये आप लोगों को इसके अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। फिर उसके बाद सिंपल याद रखो कि आपका जो इंटीरियर न्यूक्लियस है वो आपकी बॉडी के अंदर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जो आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस है ये आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो अगर इंटीरियर न्यूक्लियस का डैमेज होता है, आपकी बॉडी में कूलिंग नहीं बनेगी, आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। फिर इसी तरह अगर आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस का डैमेज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, आपकी बॉडी के अंदर सिंथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो लेटरल न्यूक्लियस है ये बेसिकली आपका हंगरी को, मतलब आपको भूख लगवाता है। और आपका जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है ये आपको फुल फिल कराएगा, स्टार्टिंग करवाएगा। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो चीजें याद रखनी है। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो हाइपोथैलेमस का टॉपिक था। अब इसको एक दफा मैं बुक से रीड करवाऊंगा, और उसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बुक से थी वो भी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो जस्ट मुझे यहाँ पे आप लोग बुक ओपन करने दे ताकि हम लोग इसको यहाँ से रीड कर लें। अच्छा जी, सब बच्चों को यहाँ पे हाइपोथैलेमस का जो टॉपिक है वो नजर आ रहा है? जल्दी से बताएं, शाबाश। हाइपोथैलेमस का जो टॉपिक है वो नजर आ रहा है? जल्दी से बताएं जी, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है कि जो हाइपोथैलेमस है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर जो ना वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? ये बेसिकली आपकी बॉडी का बैलेंस होता है। अगर किसी को बेसिकली प्यास लगेगी वो पानी पी लेगा, अगर किसी को भूख लगेगी वो खाना खा लेगा, अगर किसी को आपके पास गर्मी लगेगी उसको पसीना आ जाएगा, अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है उसके टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा। दिस इज होम्योस्टेसिस। आपकी बॉडी के अंदर जो बैलेंस है, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मैंने पीछे आपको पढ़ाया ना, अगर आप देखो ना, अगर आप लोगों ने अक्सर फील किया होगा जब आपका टेम्परेचर ज्यादा हो तो आपको कभी कभी पसीना आ जाता है। ठीक है, पसीना आने की वजह से आपको फिर कूलिंग फील होती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो उसने यही बात लिखी हुई है कि आपकी बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करता है। बाय थर्स्ट मतलब प्यास लगेगी, और साथ में वाटर बैलेंस किया जाएगा। प्यास लगेगी तो जाहिर बात है पानी पियोगे। ठीक है, उसके बाद ये अडीनो हाइपोफिसिस, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पार्ट है उसको अडीनो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। फिर इसी तरह आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको न्यूरो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। और मतलब ये है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका इंटीरियर और जो पोस्टीरियर पार्ट होते हैं ना, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो हार्मोन प्रोड्यूस होके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। कुछ हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर होते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो हाइपोथैलेमस है ये आपके हंगर को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, टेम्परेचर है, सेक्सुअल अर्ज है। सेक्सुअल अर्ज का मैंने क्या बताया कि जो आपका FSH और LH है ये कौन मतलब बनाएगा? ये बेसिकली आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंडर होता है। तो अगर ये डैमेज हो जाएगा तो आपके तो FSH LH नहीं बनेगा। FSH LH नहीं बनेगा, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं होगी, आपका सेक्सुअल बिहेवियर खराब हो जाएगा। ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद है आपकी इनपुट्स। मतलब ये है कि आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया हुआ था कि बेसिकली आपके पास हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना वो नहीं होता। ठीक है, उसमें ओवाल्ट आता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि आपको osmolarity को डिटेक्ट करता है। एरिया पोस्ट्रीमा है जो आपके मिडल्ला में होता है, जो आपकी इमिटिंग मतलब वॉमिटिंग को रिस्पॉन्स करता है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद है लेटरल न्यूक्लियस, ये हंगर करवाता है, इसको घैरलिन स्टिमुलेट करता है, इनहिबिटेड बाय लेप्टिन। लेप्टिन ये लेप्टिन इसको इनहिबिट करता है। उसके बाद है अगर इसकी इंजरी होती है तो आप पतले हो जाएंगे। भाई देखो ना, अगर लेटरल न्यूक्लियस का काम है भूख लगवाना, तो अगर ये काम ही नहीं करेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। आपको भूख नहीं लगेगी तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप थिन हो जाओगे, लीन हो जाओगे। बेसिकली एनोरेक्सिया, ये आप लोगों ने याद रखना है। फेलियर टू थ्राइव होगा। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है, देखो एक बच्चा 2 महीने का है, 2 महीने के बच्चे का लेट्स सपोज वेट होना चाहिए 6 kg। और अगर मेरे पास एक बच्चा आता है, उस वो 2 महीने का है और उस बच्चे का वेट है 2 kg, तो ये क्या है, इस बच्चे का नॉर्मल एज के लिहाज से वेट गेन नहीं है। इसको बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। वो बच्चे जो अपना एज अप्रोप्रिएट वेट गेट नहीं, जो आपका वेट जो है ना वो गेन नहीं कर सकते, उसको बोलते होते हैं फेलियर टू थ्राइव। ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद है आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ये आपका स्टाइटी को कंट्रोल करता है, लेप्टिन स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और ये आप अगर आपका इसका डैमेज हो जाता है तो आप खाना ज्यादा खाओगे, खाना ज्यादा खाओगे उसको बोलते हैं हाइपरफेजिया। और ये कौन सी डिजीज में डैमेज होता है? क्रेनियोफेरेंजियोमा।
क्रेनियोफ्रेंजियोमा के अंदर इसका डैमेज होता है, ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद है इंटीरियर न्यूक्लियस, ये आपकी कूलिंग करवाता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। पोस्टीरियर न्यूक्लियस हीटिंग सिम्पथेटिक के अंदर करवाते हैं। उसके बाद सुप्रा क्याज्मेटिक है, अब ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करते हैं। सुप्रा ऑप्टिक जो है वो, ये उसने लिखा हुआ है सैड पोक्स एस से सुप्रा ऑप्टिक एडीएच बनाएगा, पी से पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस आपका थर्मो रेगुलेशन ठीक है करवाते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर करवाते हैं। मतलब ये जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये GnRH बनाएगा, ये जो GnRH है ये आपका FSH LH बनाएगा, ये जो FSH LH है ये आपकी बॉडी में सेक्सुअल बिहेवियर जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका ADH है ये आपका हाइपोथैलेमस में बनता है, जो ऑक्सीटोसिन है ये आपका हाइपोथैलेमस में बनता है। इसने हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाना है। तो एग्जाम में MCQs आते हैं, वो कौन सी प्रोटीन है जो आपके ADH और ऑक्सीटोसिन को हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेके आएगी, उस प्रोटीन को बोलते हैं न्यूरोफाइजिन। दिस इज द इंपॉर्टेंट MCQs कि न्यूरोफाइजिन आपकी प्रोटीन है जो बेसिकली ADH और ऑक्सीटोसिन को ट्रांसपोर्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये आपके हार्मोन स्टोर होते हैं और रिलीज, ये मैंने बता दिया कि बनते हाइपोथैलेमस से हैं और स्टोर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर होते हैं। प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि पोस्टीरियर ग्लैंड का जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, उसमें हार्मोन सिर्फ स्टोर होते हैं, बनते नहीं है, ठीक है। जो स्टोर होगा वो रिलीज हो जाएगा, ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद है जब आपका GnRH प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन माइग्रेट नहीं करते, ओल्फैक्टरी पिट या ओल्फैक्टरी सेंटर नहीं बनेगा, कॉलमैन सिंड्रोम होगा। तो अब मुझे बताएं, इस पूरे जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो स्टोरी ना समझ आई हो, देखो यहाँ पे उसने कोई डायग्राम नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं बनाया हुआ। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है इट इज अ पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल बना के इसके 3 फंक्शन लिखने हैं। फिर उसके बाद इसके नीचे जोन्स लिखने हैं, हर जोन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप लोग लिखोगे तो भाई आएगी, अदरवाइज इसको रट्टा लगा लेना। वैसे तो मैं इसको पढ़ा सकता था पहले भी, कि बुक सामने खोल के आपको कहता चलो जी ये पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को बेनिफिट नहीं होना था। तो कोशिश करनी हर बच्चे को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि इंटीरियर पिट्यूटरी को अडीनो क्यों बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो क्यों बोलते हैं, तो आपने क्या याद रखना है, बेसिकली जो आपका ये जो न्यूरो होता है ना, न्यूरो का मतलब होगा न्यूरल टिश्यू। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट जो न्यूरल टिश्यू से बना उसको न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट जो न्यूरल टिश्यू से ना बने बट आपके ओरल टिश्यू से बने, ठीक है, जिस तरह आपका एक रेथ की स्पोच होता है, ठीक है, जो आपके ओरल एक्टोडर्म से बनता है, उसको अडीनो हाइपोफिसिस बोलते हैं। तो ये भी अगर कोई पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं, ये आप याद रखें। अच्छा जी, उसके बाद ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज मैं यहाँ पे इसकी रिवीजन कराऊंगा कि मेनिंजिस, ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, आपकी कवरिंग्स होती हैं जो आपकी सराउंड और प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड को। ये आपकी न्यूरल क्रेस्ट और मेसोडर्म से ड्राइव होती हैं। ड्यूरा मैटर सबसे आउटर लेयर है, मोटी होती है, थिक होती है, और ये स्कल्प के क्लोज होती है। अरेक्नाइड मैटर आपकी मिडल लेयर है, इसमें आपका वेब लाइक कनेक्शंस होते हैं, मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था इस तरह से फिंगर लाइक कनेक्शंस होंगे। पिया मैटर सबसे इनर लेयर होती है, पतली होती है, ये आपकी बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कोड के साथ अटैच होती है। फिर उसके बाद है CSF आपका सब अरेक्नाइड स्पेस में फ्लो करता है, ये आपका जो अरेक्नाइड मैटर और ड्यूरा मैटर के दरमियान होती है सब अरेक्नाइड स्पेस। फिर उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस, ये वो स्पेस है जो आपका ड्यूरा मैटर और स्कल के दरमियान होगी, इसके अंदर फैट और ब्लड वेसल होती है। और यहाँ पे जब भी मीडियल ब्रेचियल आर्टरी का डैमेज होता है तो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसको बोलते हैं एपिड्यूरल हीमाटोमा। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो परेशान नहीं हो आप लोग। फिर है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, इसका काम है प्रिवेंट करना, ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या ड्रग है उसको CSF या CNS तक ना जो है ना वो जाने देना। ये 4 चीजों से बनता है। टाइट जंक्शन होते हैं आपके एंडोथेलियल सेल के दरमियान, और आपके एंडोथेलियल सेल जो होते हैं वो नॉन फेनेस्ट्रेटेड होते हैं, मतलब उसमें कोई भी जो है ना वो आपको पोर्स नहीं मिलेंगे। बेसमेंट में ब्रेन होती है, पेरिसाइड्स होते हैं, एस्ट्रोसाइड के फूड प्रोसेसेस होते हैं। ये बेसमेंट में ब्रेन को बेसल लेमिना भी आप याद रख सकते हो, कोई इतना मतलब डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद है सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन, मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें कैपिलरीज फॉरेस्टेटेड होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, इनका काम होता है मॉलिक्यूल को अलाउ करना, ठीक है।
टू अफेक्ट ब्रेन फंक्शन, मतलब जिस तरह एरिया पोस्टीरियर में वॉमिटिंग करवाते हैं आफ्टर कीमोथेरेपी। ये फिर वाल्ट है जिसमें ओस्मोरेसेप्टर्स होते हैं। फिर आपका न्यूरो सिक्रीटरी प्रोडक्ट टू एंटर सर्कुलेशन, जिसमें ये न्यूरो हाइपोफेसिस होते हैं ना। मैंने आपको पढ़ाया कि जो आपका बेसिकली जो जहाँ पे आपका ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट आता है, ठीक है, ये आप लोगों को बताया जो एडीएच बनाता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही तो न्यूरो हाइपोफेसिस बोलते होते हैं। तो सिंपल याद रखो कि आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान नहीं होता। फिर है जब ब्लड ब्रेन बैरियर की डिस्ट्रप्शन होगी स्ट्रोक के अंदर तो अडीमा हो जाएगा, ये भी पढ़ा दिया था। फिर हाइपरोस्मोलर एजेंट मैनिटोल अगर देते हो तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्टर्ब करेगी, मेडिकेशन की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर है वॉमिटिंग सेंटर, ये बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट करता है। ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस जो मेडल्ला में होता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है कीमो ट्रिगर जोन से। कीमो ट्रिगर जोन आपका बेसिकली एरिया पोस्टीमा के पास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर उसने बताया हुआ है। और ये जीआईटी ट्रैक, जो वेगस नर्व, फिर वेस्टिबुलर सिस्टम, सीएनएस, देखो उसका मतलब ये है कि ये जो आपका न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस होता है ना, इसके पास डिफरेंट जो है ना वो जगहों से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन आपकी कीमो ट्रिगर जोन से आ सकती है, वो इंफॉर्मेशन आपके जीआईटी से, मैंने कल पढ़ाया भी था आप लोगों को, ये जीआईटी हो गया आपका, बेसिकली जीआईटी से वेगस नर्व, फिर आपके कानों से वेस्टिबुलर सिस्टम है, आपका ब्रेन सीएनएस के थ्रू है। तो ये कल मैंने पढ़ा दिया था, कल बताया था या नहीं ये लेक्चर के अंदर? आप लोग फिर भी ये रिपीट कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को लगता है। ये सारी चीजें कल के लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ाई थी। फिर उसके बाद है कीमो ट्रिगर जोन और वॉमिटिंग सेंटर के जो न्यूक्लियस होते हैं वो 5 रिसेप्टर्स के थ्रू इनपुट लेते होते हैं। उसमें ये हिस्टामीन है, मस्क्रीनिक है, न्यूरोकाइनिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने लिखा है कीमोथेरेपी के बाद अगर किसी को वॉमिटिंग होती है तो उसको आप रोकने के लिए सेरोटोनिन और डोपामीन या न्यूरोकाइनिन एंटोगनिस्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग को रोकने के लिए H1 एंटागोनिस्ट देंगे। मोशन सिकनेस को ठीक करने के लिए H1 और M1 एंटागोनिस्ट देंगे, ये आपने याद रखना। अच्छा जी। उसके बाद ये आपका पार्ट आता है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट यार। अच्छा जी। समझ आई आप लोगों को जो अभी तक पढ़ाया है? यार ये सारी चीजें कल के लेक्चर में माशाल्लाह आप लोगों को बड़े अच्छे से बता दी थी। तो जो बच्चे भाई न्यू हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया वो कल का लेक्चर देखेंगे तो फिर ये चीजें समझ आएंगी। अच्छा जी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आपका स्लीप स्लीप फिजियोलॉजी को। तो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि एक नाइट के अंदर आपकी जो स्लीप है उसके अंदर 4 to 6 साइकिल होते हैं। एक साइकिल 90 मिनट का होता है, 2 स्टेजेस होती हैं, नो रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जैसे जैसे आप रात के मतलब कह लो कि टाइम में जाएंगे, आप जैसे जैसे सोने, आपका जो टाइम है, जैसे जैसे आप डीप स्लीप में जाओगे तो आपका जो रैम स्लीप का टाइम होता है ना ये बढ़ जाता है। मतलब ये है कि अगर एक बंदा 11 PM पे सोया है तो 3 या 4 बजे जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा ना तो आपका जो ड्यूरेशन होता है ना रैम स्लीप का ये बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो स्लीप साइकिल होता है ये सर्केडियन रिदम कंट्रोल करता है। सर्केडियन जो रिदम है बेसिकली ये आपका सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस के अंडर होता है, ये आप लोगों को पढ़ाया था। फिर उसके बाद है लो लाइट कंडीशन, मतलब ये जब आपके कह लो कि डार्किंग, ठीक है, जब आपका अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती, तो सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस की एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से नोरएपिनेफ्रिन बनता है आपका सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। और ये आपका मेलाटोनिन बनाता है पाइनियल ग्लैंड से। तो मतलब ये है उसका कि जब अंधेरा कम होता जब आपके पास लाइट कम होती है, अंधेरा ज्यादा होता है, तो अंधेरा ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो आपका क्याज्मेटिक न्यूक्लियस होता है ये एक्टिवेट नहीं होता। ये एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका जो सर्वाइकल गैंग्लियन होता है ना, ये आपका नोरएपिनेफ्रिन बनाता है। ये नोरएपिनेफ्रिन फिर पाइनियल ग्लैंड के पास जाता है और मेलाटोनिन बनाता है। और मेलाटोनिन आपका एक स्लीप हार्मोन है, ये फिर आपकी स्लीप को जो है ना मतलब एक्टिव करेगा। तो जारी बात है अंधेरे में तो हम लोग सोते होते हैं, तो ये उसने मैकेनिज्म लिखा हुआ है। फिर है स्टेजेस, एक अवेक है, ये अलर्ट, मेंटल कंसंट्रेशन आपकी एक्टिव होती है। आईज ओपन हो तो बीटा वेव, हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड होती है। आईज ओपन हो तो अल्फा वेव। भाई ये उसने डायग्राम दी हुई है, याद करना चाहो कर सकते हो, वरना एनआरई के अंदर कोई ये डायग्राम नहीं आएगी, ठीक है। ना ही आपको यूएसएमएलई के लिए आप फिर भी एक दफा अच्छे से देख लेना है, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, लेकिन एनआरई के लिए बिल्कुल नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद है नो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो इसकी आपके पास N1 स्टेज है, ये लाइट स्लीप होती है, थीटा वेव्स होती हैं, तो ये उसने थीटा वेव दिखाई हुई है।
एंड टू स्टेज में स्लीप डीप होती है, स्पिंडल आपके होते हैं, के कम्प्लेक्स होते हैं, ब्रुक्सिज्म दांतों की जो ग्रेडिंग होती है ये भी पढ़ाया था। फिर ये स्लीप स्पिंडल और के कम्प्लेक्स आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद एंड थ्री है, ये आपकी डीपेस्ट नोन रैम स्लीप होती है। इसमें डेल्टा वेव बनती है, फ्रीक्वेंसी लो, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, पेशाब का निकलना, रात को चलना, नाइट टेरर, ये सब कुछ इस स्टेज के अंदर होता है। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि बेड वेटिंग या स्लीप वॉकिंग किस स्टेज में होती है, तो आप लोगों ने एन थ्री को पिक करना है। फिर उसके बाद ये डायग्राम उसने दी हुई है डेल्टा वेव की, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, इसमें मोटर टोन खत्म होती है, ऑक्सीजन ज्यादा यूज होती है ब्रेन में, पल्स या बीपी वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि कभी ज्यादा कभी कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स होंगी, क्यों होगी? बिकॉज आपका जो पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये जो पीपीआरएफ है इसका मतलब है पैरामीडियन रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये बेसिकली आपके जो है ना वो कह लो कि आइस के सेंटर है, जिन्होंने आपकी आइस की मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है। तो जब आपके पास ये एक्टिव होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर आइस के अंदर मूवमेंट आएगी। फिर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आपकी मेमोरी प्रिजर्व होगी। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि नाइट जो ड्रीम्स आते हैं इसके अंदर वो आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो जो ड्रीमिंग होगी तो आपको याद रहेगी, उसको नाइट मेयर बोलेंगे। और इसमें फिर आपके पिनाइल या क्लिटोरस जो है ना वो टेमिसेंस होता है, ये आपने याद रखना। तो ये आपको बताना चाहिए। अब ये आपके एग्जाम के एमसीक्यूज हैं, ये जो नीचे उसने लिखा हुआ है। एग्जाम में एमसीक्यूज आएगा, बताओ जी अगर एक बंदा अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन या बारबिटूरेट्स लेता है तो उसकी कौन सी स्टेज पे इफेक्ट पड़ता है? तो एन थ्री स्टेज कम होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी आपकी जो कम हो जाएगी, ये आपने याद रखना है। और जो बेंजोडाइजेपिन है अक्सर लोग यूज करते होते हैं जब कोई स्लीप वॉकिंग ज्यादा करे या जिसको नाइट टेरर हो, मतलब रात को ख्वाब ज्यादा आते हैं, रात को सोए हुए चलने लग जाते हैं, तो उसमें हम लोग ये ड्रग यूज कर लेते होते हैं। फिर एजिंग एज के लिहाज से क्या होता है, एन थ्री कम हो जाती है, रैम स्लीप भी कम हो जाती है, लेकिन स्लीप ऑनसेट लेटेंसी ज्यादा हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग जो है ना वो ज्यादा होती है। अब देखो ना, आप लोगों ने देखा होगा यार कि जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी एज ज्यादा हो जाती है वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह सवेरे। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने याद रखना है। फिर डिप्रेशन है, डिप्रेशन में एन थ्री स्लीप कम होती है, रैम स्लीप ज्यादा बढ़ जाती है, रैम लेटेंसी कम होती है, रिपीटेड नाइट टाइम अवेकनिंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, रात को जल्दी, मतलब एक तो आप सो जाओगे ठीक है लेकिन सही से नींद नहीं आएगी, बार बार उठोगे, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठोगे। फिर नार्कोलेप्सी है, इसमें क्या होता है, रैम लेटेंसी कम हो जाती है। देखो आप लोगों ने अभी आगे पढ़ना है सारा कुछ, डिप्रेशन क्या है, नर्कोलेप्सी क्या है, ये क्यों इन चीजों को चेंज करते हैं, ये साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्लीप के टॉपिक में उसने ये चीजें लिखी हुई हैं, तो आप लोगों ने ये मेमोराइज करनी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो पार्ट आपका आगे आएगा तो वो करेंगे, जैसे जैसे जो चीज आएगी उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये भाई आप लोगों की चीजें थी जो कल मिस थी, लेकिन वो सारी कंप्लीट होगी। बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आपका जो टॉपिक आता है इसका थैलेमस का। तो ये आप लोगों ने जो है ना वो इतना आज ध्यान से कर लेना है, बाकी इंशाल्लाह फिर जो है ना वो कल करेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बताएं जरा। तो ये आप लोगों का जो है ना वो आज का टॉपिक था, आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है यहाँ तक, बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। और एक और कोशिश करनी है आप लोगों ने कि देखो मैं तो यहाँ पे फर्स्ट एड करवा देता हूँ ना, मैं तो फर्स्ट एड करवा देता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि खुद भी जो है ना वो इस चीज को रिवाइज करते रहे। कार्लमैन सिंड्रोम मैंने रिप्रोडक्टिव के अंदर करवाया हुआ है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही तो वो दोबारा उधर से देख सकते हैं। सिंपल याद रखें, कार्लमैन सिंड्रोम क्या होता है, जब आपके जीएनआरएच प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन माइग्रेट नहीं करते, मूव नहीं करते, मूव ना करने की वजह से आपका जो ओल्फैक्टरी सेंटर है वो सही से नहीं बनेगा, आपका जीएनआरएच नहीं बनेगा, ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग कालमैन सिंड्रोम बोलते हैं। उसकी वजह से फिर स्मेल में मसला आएगा, आपको सेक्सुअल जो है डिफरेंशिएशन में मसला आ सकता है, आपका सेक्सुअल जो मतलब पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया था। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक जो है ना वो देख लेना है। तो यहाँ तक भाई हर बच्चा अपनी अपनी बुक से रीड करेगा, ठीक है, कोशिश किया करें यार खुद भी फर्स्ट एड को पढ़ा करें। लेक्चर के बाद आप लोग खुद लाजमी पढ़ा करो, मैं तो यहाँ पे करवा देता हूँ, लेकिन आप लोग भी अपनी अपनी बुक से पढ़ा करें कि वहां पे क्या लिखा होगा। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? जल्दी से बताएं शाबाश। तो ठीक है यार, यहाँ पे क्लास आप लोगों की खत्म, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।